10 मार्च को प्रातः 8 बजे से मंडी पर जो हमारा परिसर है बुलंदशहर का, उसमें सातों विधानसभा मतगणना का प्रारंभ होगा। सभी प्रत्याशियों को 6 बजे बुलाया गया है ताकि वो वहाँ पहुँच जाएं और उनकी देखरेख में ऑब्जर्वर साहब की मौजूदगी में सारे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार 7 अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। ईवीएम की काउंटिंग के लिए 2 ARO लगाए गए हैं। 1 से 7 तक एक ARO करेंगे, 8 से 14 तक दूसरे ARO काउंटिंग कराएंगे। इसी तरीके से राउंड वाइज काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट के लिए हर विधानसभा में 4-4 टेबल लगाई गई है। बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 5-5 टेबल लगाई गई है। इसके अलावा ETPBS की स्कैनिंग होनी है। सभी विधानसभाओं में मिला करके हमने 50 कंप्यूटर लगाए हुए हैं। जितनी टेबल्स लगी हुई हैं सभी प्रत्याशियों को उतने एजेंट दिए गए हैं। मीडिया के लिए अलग गैलरी बनाई गई है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, कम्युनिकेशन के पर्याप्त साधन दिए गए हैं। धारा 144 पहले से ही लागू है। सभी राजनीतिक दलों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ हम लोगों ने बैठक करके उनको जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है, कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा, किसका प्रवेश कहाँ तक होगा, मोबाइल पूर्णतः बैन है, ये सारी बात हम लोगों ने सबको पहले से कम्युनिकेट कर दी है, सबको समझा भी दिया है, सबको बता भी दिया है। मैं आपके भी माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कल अनावश्यक रूप से जिनको मंडी में नहीं आना है, जिनका प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, वो वहाँ मेरा निवेदन है कि वहाँ ना आए, अपने घरों में बैठ करके या अपने प्रतिष्ठान पर बैठ करके जो भी जानकारी है उनको संचार माध्यमों के माध्यम से तत्काल उनको दी जाएगी। हमने व्यवस्था की है, चक्रवार गणना होनी है, उसकी सूचना प्रत्याशियों को भी दी जाएगी, उसकी सूचना मीडिया को भी दी जाएगी। और जो हमने लाउड स्पीकर्स की व्यवस्था कराई हुई है वो दूर दूर करवाई हुई है ताकि लोगों को भी जो मतलब सुनना चाहें वो वहाँ सुन सकें। सर, सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर जो चर्चा चल रही है, पार्टी के लोग भी आ रहे हैं आगे, तो उसके लिए क्या अपील की जा रही है लगातार? मेरा आपके माध्यम से यही है कि अफवाहों पे कोई भी ध्यान ना दे। भारत निर्वाचन आयोग के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। यहाँ 10 फरवरी को मतदान हुआ था। 10 फरवरी को ही ऑब्जर्वर प्रत्याशियों की मौजूदगी में आरओज के द्वारा स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम में चारों तरफ से बैरिकेटिंग के अलावा जाली लगी हुई है, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकता है। आदमी की तो बात ही छोड़िए, सारे स्ट्रांग रूम CPMF की देखरेख में है, 24 घंटे की निगरानी में है। 2 लेयर की CCTV कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, सारा रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सब अफवाहें हैं कि ईवीएम किसी जिले में ये हो रहा है, किसी जिले में वो हो रहा है। सच्चाई से सारे लोग रूबरू हैं। सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि 24/7 10 फरवरी के बाद से ही लगातार मंडी परिसर में निगरानी कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो भी इस तरीके के सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं या उत्तेजना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, विधि सम्मत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सारी सोशल मीडिया पे निगरानी भी की जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी लोग धरातल पर रहें, सच्चाई को जानें। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, वो मुझसे सीधे संपर्क करके स्थिति जान सकता है। 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। इसलिए अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसलिए अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए
आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए हैं। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे जब एक्चुअल में जब गिनती होगी तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आपके इस प्रकार के बयान मुझे लगता है कि आप बौखलाहट में, घबराहट में देने का काम किए हैं, या तो आपके सपने में कोई आ गया होगा और कहा होगा अखिलेश यादव जी बंद करो प्रयास 22 में। मैंने पहले भी कहा था बंद करो प्रयास 22 में, करना प्रयास 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। जनता ने ही आपकी साइकिल। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी गोरखपुर के निवासी हैं, तो इसलिए भी मैंने कहा भाई आप लोगों से एक बार मैं मुलाकात कर लूं। कुछ लोगों को मैंने लखनऊ में भी बुलाया था। उस दिन तक काफी लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं, और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं। उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका। तो ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग, बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, तो इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटाई, कौन लोग कहां पर हैं, क्या है, अभिभावकों के साथ संपर्क करना, संवाद बनाना। फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को
वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां भेजे गए। जनरल वीके सिंह जी वहां पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हैं, किरण रिजिजू वहां पर हैं और अन्य मंत्रीगण वहां पे मौजूद रह करके लोगों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी छात्रों को वापस लाने के साथ ही ये भी व्यवस्था दी गई है। हमने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया कि भाई हमारे अधिकारियों का एक पूरा ग्रुप दिल्ली में मौजूद रहेगा, जो वहां से उन छात्रों को ला करके यूपी भवन में ठहराएगा, फिर वहां से उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। ये युद्धग्रस्त क्षेत्र है, तो यूक्रेन से उन बच्चों को वापस लाना, सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, यह सुविधा केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हो पाई, अन्य देशों को नहीं प्राप्त हो पाई। इस सरकार की संवेदना को व्यक्त करता है। युद्ध कितने दिन चलता है और उसकी दिशा क्या होती है, अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप लोगों को अपने यहां पर अपने पाठ्यक्रम को देखना चाहिए, लगातार उसके बारे में तैयारी करते रहना चाहिए। सरकार भी इसमें आगे सोच रही है कि क्या इसमें आगे हो सकता है, क्योंकि ये केवल सुरक्षित वापस लाना नहीं बल्कि सभी छात्रों के कैरियर को लेकर के भी एक चिंता है। उस पर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है कैसे इनको किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को अपने आप को तैयार करना होगा कि मानसिक रूप से पहले तैयार हों आप लोग पूरी तरीके की। नहीं, मैं सुरक्षित हो गया हूं और सुरक्षित होने के बाद अब फिर मैं से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हितकर होगा, लेकिन फिलहाल आप सभी सुरक्षित आए, मैं इसीलिए आप लोगों को यहां पर बुलाया हूं और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मानसिक रूप से अपने आप को एकदम वो करिए कि कोई समस्या नहीं, कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इस तनाव में रहता है, युद्धग्रस्त क्षेत्र से हम आए हैं, कैसे आए होंगे, सब टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। मान के चलिए कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं था, एक सामान्य चीजें होती हैं और उससे आप लोग सुरक्षित वापस आए हैं। आगे के लिए जो भी प्लानिंग होगी उसके बारे में राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ संपर्क में है और उसके अनुसार कोई प्लानिंग तय होगी। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को यहां पे बुलाया था। गोरखपुर से 74 में से 70 बच्चे आ चुके हैं, बाकी 4 जो बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है और सभी लोग सकुशल वापस आएंगे, कोई बात नहीं। और कोई बात है क्या कि वह उस समय सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने के लिए आवश्यक था कि इंडिया उसमें अपना वो रखे इसमें जगहों से भारतीयों को निकालने के लिए सीज फायर की बात की थी, उसी बात को लेके की थी जिससे भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। सीज फायर इसी बात को लेके था कि उस पूरे रूट पर वह कहीं बमबाजी नहीं करेगा, ये उसमें था। इसलिए विपक्ष और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं,
अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैंतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर यूपी 25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता हूं ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जिन्होंने दिया बयान। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं किसी आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो? वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी, ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए, जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी, क्या भूल गए? इलेक्शन कमीशन याद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया? पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, संजय चौहान हो, या ये कहें कि आपके साथ जो लोग आपके चुनाव में आपके साथ आए,
आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, उनको चुनाव किसी भी कीमत पर हम हराएंगे। तो यही तो तरीका, जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, जहां की ईवीएम पकड़ी गई हैं। और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है? पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है? प्रशासन और सरकार की जो चोरी है इसमें एग्जिट पोल के टेलीविजन चैनल शामिल है। आपको ये देखना चाहिए, जो एग्जिट पोल कर रहे हैं क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे? जो कंपनियां बड़ी बड़ी, सर्वे का पैसा कौन दे रहा है उनको? और जो डेटा दिया है चैनलों को, फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है। कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है? ये तो बातें, ये सच कह रहे हैं आप। जो बात, ये जो सवाल के रूप में जानकारी दे रहे हैं, ये सच्चाई है। जो आप सवाल के रूप में दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बताइए, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? वीडियोज हैं सबके। जब ये नॉमिनेशन के लिए गए आप, क्या वीडियो अवेलेबल नहीं है? क्या कार्रवाई हुई उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया, तो उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी, अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की, और आरोप लगाए समाजवादियों पर। एग्जिट पोल क्या करेंगे जब वोट को लेंगे? आगे वो कह रहे हैं शांतिपूर्ण मतगणना के लिए उन्होंने अपील की है। नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। अगर वोट दिया है तो वोट को बचाए भी तो सही। अगर ईवीएम्स खुली सड़क पे इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे? आपके बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था? वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है। तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। आगे जब कहना है कि अगर वोट दिया है तो वोट बचाएं। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा। नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे, और मामूली चोरी है वोट की। ये लोकतंत्र के साथ है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये भी गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूं कि जो ईवीएम की मूवमेंट के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, वो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म पुलिस एट ऑल टाइम्स. Reserve EVMs should also be returned at the same time when the polled EVMs are returned at the receipt center. Reserve EVMs shall not be kept in the strong room meant for polled EVMs. They shall be kept in another strong room meant for keeping reserve EVMs. It must be ensured that all reserve EVMs are also deposited in the strong room meant for reserve EVMs at the same time when the polled EVMs are deposited in the strong room meant for the polled EVMs. तो EVMs के लिए बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कैसे क्या होना है। और भाई जांच भी कौन करेगा? अगर डीएम ही जांच करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए? इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है। अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार, सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा। जनता को याद है महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया।
क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए। इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर, क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर, क्या कार्रवाई हुई उन लोगों ने जिन्होंने वोट को छीना। इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, हताशा और निराशा आपकी जो है वो पराकाष्ठा है। क्या ऐसा कुछ होगा, क्या समाजवादी मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए। अपना कैसे वोट बचाएगा, गिनने से कैसे गिनती में लाएगा। और ये कोई ये मामूली घटना नहीं है। जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 47 हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए। और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं हमारे इलेक्शन एजेंट, उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सब को समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं, वो अलग बात है, पान भी खाया। और भाषा नहीं देखी आपने, क्या प्रवक्ता की बात करते, कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम्स घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के शायद कुछ जागे। ये यूपी के हैं सब, और कहां के इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर अब ये तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि हम तैयारी से रहिए। ऐसे तो किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव। इतना बड़ा कमीशन, हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई ये बॉडी? ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है। जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम्स खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहें, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई हैं। अगर चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी को आप कानून व्यवस्था की बात करोगे आप? तो नहीं सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। वो जरूरी है। जहां जहां चुनाव हुए हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में या किसी भी प्रदेश में, प्रत्याशी और उनके लोगों ने जगह जगह बैठ करके दिन रात पहरा दिया है। अखिलेश जी, निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आने की उम्मीद है?
मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेट हमारा फिक्स था, हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। मुझे तो अधिकारी नहीं बताया ना। नहीं, मैंने नाम लिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का, जिससे मुझे जानकारी मिली, उसका नाम कोई नहीं बता सकता। हाँ, मुझे इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो मैं नाम बताऊंगा। अरे हम सरकार चलाएंगे, हमें हमारे इतने भी अधिकारी नहीं होंगे? क्यों नाम बताएं चाहने वालों का? अरे तुम में चाहने वाले बैठे, किसी का नाम ले लूंगा मैं? तुम्हारे ही लोग अलग से मुझे मैसेज करते हैं, नाम ले दूं? अब तुम नहीं, वो हमारे दुश्मन हो तो हम क्या करें तुम्हारा? अरे बहुत सारे हैं जो हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो क्यों नाम उनके ले दूं मैं? क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। अपना परिचय दे दो, सब जान जाए आपको। जाने कौन सा एनबी है? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल है कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। नहीं, अगर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहो तो उनसे ही पूछ लो, केवल ईवीएम पर, क्योंकि इनकी विधानसभा का मामला है, इनकी विधानसभा का इशू है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, चाहे संजय चौहान जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप ही की तरफ से आया ना बात? आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है, और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं, और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए? पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो चाहे कोई ईवीएम, अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता, और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते, 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए, दिख रहा है ना इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई। सवाल तो इस बात का है। तो देखिए, वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके बैरी जग सारा हो। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा, पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा। 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। वो लगे हैं कि ईवीएम से हेरफेर कर देंगे, तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में। हम लोग भी घेर ही लिए हैं, नहीं थे तो लेके भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लगे हैं। पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये 1 कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा। आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे? नहीं मान रहे थे।
और आज प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैंने कहा 27 अक्टूबर 2021 को कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, और 10 मार्च को देखिएगा जब टीवी पे चलेगा आप लोगों की स्क्रीन पर, तब समझ में आ जाएगा सबको। यही हताशा और निराशा है कि ईवीएम जो है ये इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी अलर्ट हैं। देखिए, धमकाइयां चमकाइयां न पाइयां तब भाग जाइयां। ठीक है, ये क्या गोली मारेंगे? वो अपने झंखे दरोगा या सीओ कोई भी अधिकारी जो ये कह रहा है वो अपने पहले झंखे। वो जिस दिन गोली मारेगा वो कहां रहेगा? धरती पर न रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है। भैया मेरे, हम लोग तो एक घेर के रखे, दो तो वो भी किसी तरह वो हमारा आदमी आगे खड़ा वो मार देता, धक्का मर जाता, लेकिन वो भी ढीठ था। अब जाति का ठाकुर था, यो बात है। हेमंत सिंह नाम है। अब वो लौट गया, वही कहे चढ़ा दो गाड़ी। और जो गाड़ी रुकी तब तक उसके साथ 4 लोग थे, तो पहले साइकिल से गाड़ी का हुआ निकाले कि कहीं ठेल के आगे न बढ़ा दें, तब जाकर के ईवीएम का खुलासा हुआ है। साहब पूरी होगी, आप देखिएगा ना। आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अरे यार तुम्हें आप जब कह दिया, इससे ज्यादा कह सकते हैं? तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो भाई। जब कह दिया ये बातें, हाँ? नहीं, अभी मत जीत की बधाई दो। अभी जीत की बधाई हम लेंगे और मिठाई भी बांटेंगे आपको। साहब रात भी हमारा काम कर रहे कंप्रोमाइज उसी के तहत हम लोग बेहतर से हम तो बहुत शांतिपूर्ण। बिल्कुल हमारा रात उन्होंने हमें आदेश दे दिया, हमने उनका आदेश मान लिया, उसी आदेश को फॉलो करके यहाँ बैठे हुए हैं।
दिमाग में हम मजबूत डाला है उस पैरों में वहाँ खत्म नहीं करते आ रहे हैं, कोई कंप्यूटर ले जाएगा, कोई वो आप ले जाएंगे तो कुछ व्यवस्था होगी काम की। यदि आपके आदमी बैठे स्ट्रांग रूम में इतना जाल लगा हुआ है कि कोई नहीं हो सकता है, आपकी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ और पिछले 1 महीने से सारी व्यवस्था आपने की, ठीक है। और ये जिला आपका जिला है, ठीक है। और यहाँ के लोग आपके लोग हैं, तो आपको अगर हिसाब से वॉर छिड़ी है वहाँ पे, उसके बाद से हम लोग लगातार हर सिटियों में वहाँ पे परेशानियाँ बढ़ते गई, धीरे धीरे सिटियों में ब्लैकआउट लगते गया, खाने की परेशानी, ये सब परेशानी होते गई। उसके बाद हमारी एडवाइजरी जारी हुई एम्बेसी के थ्रू, केंद्र सरकार के थ्रू जो योजना चलाई गई मिशन गंगा के थ्रू, हमको वापस लाने के लिए वापस बहुत खुशी हुई उसके हिसाब से। और उसके हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अपने विदेश मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएँ की सब चीज़, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बॉर्डर क्रॉस करने से लेकर घर तक पहुंचने तक की कोई दिक्कत ना हो। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्द और बहुत एफिशिएंटली काम किया इंडियन स्टूडेंट को इवैक्यूएट कराने में। अभी रोज हंगरी से हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कराया जा रहा है और मैं इंडियन एम्बेसी को थैंक्स बोलना चाहूँगा और इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द यूक्रेन निकालने का मिशन शुरू किया। जब हम बॉर्डर तक पहुँचे, वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे हमारा ध्यान रखा, हमें खाना दिया, पानी दिया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो उन्होंने हमें वहाँ पे गर्म कपड़े भी दिए। मैं काफ़ी आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। सही समय पर इवैक्यूएशन का फैसला लिया, मिशन गंगा को जो है वो ऑपरेशन में लाया और उसकी वजह से कई जो छात्र हैं हमारे जो साथ में यूक्रेन में पढ़ रहे हैं वो सही टाइम पर वापस अपने वतन लौट सके। और जो विदेश नीति है, जो भी है फॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी है जो सोच है वो पूरी काम आई है सर। जो विदेश यात्रा वगैरह जो भी मोदी जी की द्वारा की जाती है उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ, ताकि जो भी पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया जो है, हंगरी, पोलैंड और जो रोमानियन कंट्रीज़ है आसपास, उन्होंने सभी ने अपने बॉर्डर्स खोल लिए और हमें रेफ्यूजीज़ की तरह अच्छे से एक्सेप्ट किया और हम उसके थ्रू ताकि क्रॉस होकर आसानी से अपने जगह पहुँचे। दिल्ली पहुँचे इतना जल्दी हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के कारण ही हम पहुँच पाए, बाकी तो इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अदर कंट्री के सिटीजनशिप भी वो अभी भी फंसे हुए पड़े हैं तो वो भी नहीं निकल पाए। सिर्फ हम इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम जल्दी पहुँच पाए। लॉट ऑफ थैंक्स टू आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड आई प्राउड ऑफ दिस बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी।